खबर में खुशामदीद। मेरे साथ आरमीद बड़ी खबर में हूं सईद काजी। कुछ खबरें नाज़रीन, बड़े इवेंटफुल दिन था आज। आपने देखा कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कानूनी और सुप्रीम कोर्ट ने उसे गैर कानूनी करार दे दिया। गैर कानूनी गिरफ्तारी करने वालों के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई हो सकती है या नहीं, इस पर बात करेंगे। इमरान खान की रिहाई से क्या हालात दुरुस्त हो सकेंगे? आउट पोरिंग अब खुशी से लोग निकल भी रहे हैं और उनसे हमारी दरख्वास्त है कि पुरअमन रहा जाए। और रहनुमाओं की गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। PTI की सेकंड ईयर लीडरशिप को जो है वह यके बाद दीगरे उनको पकड़ा जा रहा है। इससे क्या होगा? PTI को नुकसान होगा या फ़ायदा होगा? बड़ी अजीब सी बात करूँ मगर से एक्सप्लेन करेंगे। PTI को क्या कालादम करार दिया जा सकता है? माजी में इससे क्या हुआ था? बड़ी साहब इस तरफ आ जाते हैं। इमरान खान साहब को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला था कि जी कानूनी हुई है, जनाब जस्टिस आमिर फारूक साहब का, उसको ओवरटर्न कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब दोबारा उन्हें कल वहाँ भेजा जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब, आज के सुप्रीम कोर्ट के बेंच के फैसले के बाद चेयरमैन नैब को तो रिजाइन दे देना चाहिए किसी भी सूरत। और जो वफाकी हुकूमत है इन्हें फौरी तौर पर इलेक्शन की तरफ दे देना चाहिए। देखें, आज मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी हुई है, नजरिया ज़रूरत दफन हुआ है। जब चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने यह हुक्म कहा था कि आधे घंटे में लाएँ, तो असल डेवलपमेंट ये जो 2 घंटे लेट हुआ है 4:30 की बजे 6 बजे, इस दौरान किस किस की बातें हुई, ये हम कभी फिर रोशनी डालेंगे। किसके दौरान? ये जो दरमियान में टाइम था उनके आने का जान के डिले किया जाता रहा। 15 से 20 मिनट का रास्ता है अगर प्रोटोकॉल लगाओ। इस 2 घंटे में हुकूमत ने बड़े हाथ पांव मारे। क्या चाह रहे थे वो? कि किसी तरीके से इमरान खान को पेश ना किया जाए, और क्योंकि आज इनका प्रोग्राम था उनके साथ कोई उनकी वीडियो शीडियो बनाने का। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट पूरी ने यह बता दिया कि पाकिस्तान में सिसरन माफिया का हर हुक्म नहीं चलेगा। अब उन्होंने कह दिया ये गिरफ्तारी गैर कानूनी थी। जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा क्या इंसाफ तक रसाई का हक खत्म कर किया जा सकता है कि अदालत से रुजू करने आ रहा है? अब मुझे बताएं, चेयरमैन नैब और जिसे सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच कह रहे हैं ये गैर कानूनी है, रिहा करो, वो तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए उन्होंने कहा कल हाई कोर्ट जाए और उधर पुलिस के रेस्ट हाउस में रहें, लेकिन इमरान खान जिसको चाहे मिल सकते हैं। तो कई सब हुकूमत के अरमान जो बड़े हैं ना, आज उनकी आंखें नम होंगी, रो रहे होंगे कि ये समझ रहे थे कि इमरान खान। लेकिन बड़ी साहब, रोने की एक और बात भी है। चीफ जस्टिस साहब ने जो एक बात की है कि मुझे भी मैसेज आया है कि मेरा भी घर जलाया जा सकता है। तो ये इससे बड़ी रोने की कोई बात हो सकती है कि हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट, बल्कि मुकद्दस कह सकते हैं हम ऑफिस, तो उसके चीफ ये कह रहे हैं। साहब, जिस मुल्क के सबसे बड़े काजी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये मैसेज दे कि पैगाम है कि आपके घर भी जलाए जा सकते हैं, ये मैसेज करने वाले की उंगली और जुबान काट देनी चाहिए। एक अदालत है आपको रिलीफ देने के लिए, अगर आप उनको भी इस तरह खौफजदा करेंगे तो ये छोटे मोटे अफसर क्या करेंगे लोगों के साथ? इसका मतलब है, जो मैंने आपसे गुजारिश की जब चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया इमरान खान को पेश करें, ये 2.5 घंटे की डेवलपमेंट है। भाई साहब, लतीफ खोसा साहब हरदिल अजीज, जिनका बड़ी कुर्बानी। खोसा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। खोसा साहब, आपने सारी उम्र आइन और कानून के लिए एक जद्दोजहद की, तवील अरसा मारे भी खाई, आज के फिर तैयार हो जाए। अगर चीफ जस्टिस को ये धमकी मिलती है कि आपके घर को जला देंगे तो फिर तैयारी कर लें। नहीं, आपसे यही रहनुमाई चाह रहा हूं, आप इस केस को कैसे देखते हैं जो आज जमानत हुई, और खुसूसन ये लफ्ज के चीफ जस्टिस साहब का कि आपके घर को भी जला देंगे, और गालबन किसी मिनिस्टर ने इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। ऐसे आईनी माहिर आप किस तरह देखते हैं इसको? यही मैं कह रहा हूँ कि ये तो आउटरेजियस किस्म की बगावत है। ये पहले ही आइन को तो ये तोड़ चुके, पहले ही इन्होंने 2/3 पाकिस्तान जो है वो गैर फाल आइनी तौर पर कर दिया। पहले ही ये जमहूर को हक के वोट से महरूम कर चुके। पहले ही ये 2 सूबों में अवाम को अपनी असेंबलियां बनाने के से माने कर चुके। पहले ही 2 सूबों में जो 2/3 पाकिस्तान बनता है उसमें इन्होंने हक के हुक्मरानी अवाम को जो है वो आइन के बरखिलाफ इन्होंने वो जो है हक से महरूम कर दिया। ज़ियाउल हक ने भी वो नहीं किया था जो इन्होंने माशाल्लाह कर रहे हैं इस वक्त।
और अब उस पर तुर्रा ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को धमकी दी है कि तुम्हारा घर जला देंगे। अरे बाबा, तुमने चीफ जस्टिस एक ज़ियाउल हक ने, यानी मुशर्रफ ने, ज़ियाउल हक ने एक मुशर्रफ ने हमारे एक चीफ जस्टिस के सिर्फ बाल पकड़वा कर उसे छिपवाया था, और आपने देखा कि सारी कौम जो है चीफ जस्टिस के पीछे खड़ी हो गई थी, और जब तक बहाल नहीं करवाया चैन से नहीं बैठी। तो ये करके देखो, ये भी कर लो, फिर शौक जो है पूरा, और फिर देखो कि किस तरह जो है आवाम और वकला सब अपने चीफ जस्टिस के पीछे खड़े होते हैं। तो ये आप बाल बीका करके भी देखें। आज का फैसला मैं पहले ही करा चुका था ये सुप्रीम कोर्ट से, जब मेरे ही एक क्लाइंट को जो है पार्किंग लॉट से उठाया गया था, और मैंने उस वक्त जाके चीफ जस्टिस को बताया कि जी इस तरह से वो आपके अदालत पे आ रहा था, और वो जो है वो अपना इंसाफ लेने के लिए आ रहा था, और उसको जो है पार्किंग लॉट से गिरफ्तार उठाया गया है। आप CCTV कैमरा देख लें। तो वहाँ नैब ने ये मौक़िफ़ लिया कि अदालत से हमने नहीं उठाया। तो जब देखा गया तो उन्होंने कहा पार्किंग लॉट भी अदालत का हिस्सा मुतसबर होगा। अरे यहाँ तो बायोमेट्रिक जो है वो प्रोसेस, जो कि जुडिशियल प्रोसेस, उनके लिए तकमीली मरहला अदालत आलिया में जो है उसी दिन पेश होना मकसूद था, उसका एक सिलसिले में उसी कमरे अदालत के उस मुख्तस शुदा उस कमरे में मौजूद थे। ये तो बिल्कुल सरीहन एक उससे भी बहुत ज्यादा है। और उस केस में नैब को न 1 लाख रुपए बचल के पर, बल्कि नैब के तमाम अफसरान को तौहीन अदालत का नोटिस दिया गया, जहां उन्होंने माफिया मांगी, और तो उन्होंने कहा आइंदा ऐसी हरकत नहीं करेंगे, और तंबीह से चीफ जस्टिस की बेंच ने उन्हें जो है लेट ऑफ किया वार्निंग दे के। और वही नैब अब जो है ये रिपीट कर रही है, माफी मांग के रिपीट कर रही है। और मैं हैरान थोड़ा सा इसलिए भी था कि हाई कोर्ट ने यानी ये सेक्रेटरी को और IG इस्लामाबाद को तो तौहीन अदालत का नोटिस दे दिया, और रजिस्ट्रार को कहा कि जिन लोगों ने वहाँ तकरीबकारी की है, जिन लोगों ने तोड़ फोड़ की है, जिन लोगों ने वकलात पर तशद्दुद किया है, और जो इस्लामाबाद की प्रेमिसेस में उन्होंने पामाली की है, उन पर पर्चा कायम किया जाए, दर्ज किया जाए। और दूसरी तरफ उन्होंने गालिबन उनको प्रॉपर नहीं मिली, जिस पर उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी का जवाब जायज कानूनी करार दी, जिस पर बहुत पगलें झांकी गई पाकिस्तान PDM की तरफ से, और प्राइम मिनिस्टर तक के बयान और इंटीरियर मिनिस्टर और सारी दफन मौज शुरू हो गई। और फिर आपने देखा उसका शाखखाना क्या निकला। तो मैं समझता हूँ कि ये जो असरात है इस जहरीले फल के दरख्त के, बिकॉज दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ अ पॉइजनस ट्री। अगर आप पॉइजनस ट्री यानी आपने गिरफ्तारी को गैर आईनी करार दे दिया, तो उसके बाकी के इक़दामात और असरात, जिस पर के डिटेंशन भी मौजूद है, तोड़ फोड़ भी मौजूद है, और सारे मुल्क में एक हंगामा हुआ, उसकी जिम्मेवारी भी जो है खमियाजा जो भुगतना चाहिए नैब को और पुलिस को, और जिन लोगों ने भी ये जो है कायम किया है, क्योंकि उसका आफ्टर मैथ और रिएक्शन के तौर पर जो कुछ हुआ इस मुल्क में आपने देख लिया। तो मैं समझता हूँ खराज। अच्छा खोसा साहब, मैं थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाता हूँ। एक तो बड़ी अहम बात आपने ये कर दी, ये नुक्ता मैंने पहले नहीं सोचा था। जाहिर है आप एक बड़ा ज़हनी, ये एक लीगल माइंड है, यानी उसके आफ्टर मैथ में जो तोड़ फोड़ हुई है, एक गैर कानूनी इकदाम जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दे दिया है, उसकी आफ्टर मैथ में पाकिस्तान का बहुत हमारा दिल रो रहा है कि जो हमारे जो भी हुआ, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। तो क्या इनके खिलाफ कानूनी चाराजोई हो सकती है? नंबर 2, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फाजिल अदालत ने हुक्म दिया है कि वहीं रहें आप, और आपके साथ कुछ लोग भी होंगे, तो पुलिस भी वहाँ होगी, तो इसको इस फैसले की हिकमत को आप कैसे देखते हैं? देखिए ये बात से दो चीजें हैं, दो चीजों को अलहदा कीजिएगा। रानी शहीद बेनजीर भुट्टो पर केस बना कि जी ये उस वक्त गोल्डन जुबली जो हम कर रहे थे, तो हमने कन्वेंशन सेंटर के लिए किया, काबीना का एक फैसला था, उस काबीना के फैसले की पादाश में वो कन्वेंशन सेंटर की सारी मंजूरी वगैरह वगैरह हुई, तो वो एक नैब का केस बन गया। माशाल्लाह नवाज शरीफ साहब की जब हुकूमत आती है, आपको पता ही है जो कुछ वो करते हैं और करते रहे हैं, और अब भी करते चले आ रहे हैं, तसलसल है, लंदन से बैठ के पैसे हो रहे हैं।
तो आप उस वक्त क्या हुआ, तो मैंने अदालत में कहा कि ये देखें काबीना का फैसला है, कलेक्टिव विजडम है उनकी। मैंने उस वक्त के वो वज़रा को जो है पेश किया सफाई में, वो केस हमारे हक में हो गया कि येस यू कैन नॉट सिंगल आउट द प्राइम मिनिस्टर। और यहाँ भाई कहना कि बंद लिफाफे में इन्होंने जो है तो वो 60 अरब जो यूके में पकड़ा था उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का, वो क्यों कर जो है वापस उसमें, अरे भाई जहाँ से लॉन्डर हुआ था वही वापस आना था ना। और ये रियासत को मिल गया, पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो काबीना होती है, काबीना फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट का फैसला हुआ वहाँ उन्होंने कर दिया। अब ये कहते हैं कि जी बंद लिफाफे पर अंगूठे लगवाए गए, ये उस यानी नाबालिग बच्चे पे सारे काबीना के अराकीन के किसी और को नहीं, और फिर प्राइम मिनिस्टर को उठा लिया गया। ये पहले इसमें मौजूद है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट पर, ये आप सिंगल आउट नहीं कर सकते हैं। इसलिए वो जहाँ तक ताल्लुक जिसका बनाते हैं बलकादर अलकादर ट्रस्ट वाला, देखें एक अगर इस तरह से आपने मुकदमा बनाने हैं तो खुदारा जज का मुकदमा बनाए। अगर आपने इस तरह से बनाने हैं मुकदमा तो फिर आप ये जो कैंसर हॉस्पिटल है उसका भी बना दें, फिर नमल का भी बना दें, वहाँ भी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज भी है और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स भी है जो फैसले करते हैं। तो फिर सारे जितने भी ट्रस्ट बने हुए हैं इस मुल्क में सारों पर भाई इस तरह के भोंडे हरकतों से ये काम नहीं चलेगा। और जहाँ तक ताल्लुक है, ये सुप्रीम कोर्ट कभी भी कहती या कहा कि जी आप बिल्कुल हर चीज के जवाब दे हैं ही नहीं, मुबर्रा हैं आप हर चीज से, बिल्कुल दीजिएगा। लेकिन देखें ऐप के कानून में ये है कि इंक्वायरी अगर होती है तो पहले नोटिस होते हैं, चले आप कहते हैं नोटिस, वो कब इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट हुई, किसके हुक्म से हुई, क्या वो कॉम्पिटेंट थे देने के नहीं, और फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद 3 नोटिस देने पड़ते हैं, वो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने दिए या नहीं दिए हमारे सामने ऑलरेडी मौजूद है कि आफ्ताब सुल्तान जो चेयरमैन नैब थे, जो माशाल्लाह पीडीएम की हुकूमत ने बनाया था, उस गैरतमंद शख्स ने कहा कि मुझे कहते थे कि आप कुछ लोगों को गिरफ्तार करो जो मेरी नजर में गिरफ्तारी नहीं बनती थी, मैं अपने जमीन के खिलाफ नहीं कर सकता, मैं इस्तीफा देता हूँ। ये रिसेंटली अभी हुआ है, तो उस तनाजर में भी जरा देखिएगा कि क्या ये वही शाखवाना तो नहीं है जिसकी आफ्ताब सुल्तान को कहा गया था कि आप कायम करो और गिरफ्तार करो, और उसने कहा ये नहीं बनता और मैं नहीं करता। अच्छा लतीफ खोजा साहब, एक दो चीजें आपसे बड़ी अहम है। एक तो आज कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कि लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करे, दूसरा पहले दिन से आप और एतजाज हसन कह रहे हैं कि ये नामुमकिन है कि 14 मई का हुक्म है इलेक्शन कराने का, ना कराएं, तो वो बादियों नजर में नहीं होते। उसका कोई फैसला इस हफ्ते मुतवक्को आ सकता है, क्योंकि 14 मई तो अब आ गई है। आप पहले दिन से कह रहे थे ये मुमकिन ही नहीं कि इलेक्शन ना कराए जाएं, तो हुकूमत तो वो 14 मई का इलेक्शन नहीं करा रही। क्या इमरान खान की गिरफ्तारी उस इशू को पीछे करने के लिए तो नहीं की गई थी? ओ यार और क्या है, 14 मई को भाई सारी की सारी ये जतन यही है कि इलेक्शन से भागा जाए, फरार किया जाए। ये जमहूर से भाग रहे हैं, इलेक्शन से भाग रहे हैं, और इसके हीले बहाने ये इस तरह से डाइवर्ट कर रहे हैं टेंशन सारी जो है। अभी आप खातिर जमा रखें, ये 14 मई का जो इलेक्शन है इसमें भी ये चाहेंगे कि इन पे कंटेम्प्ट कायम हो, ये चाहेंगे कि ये सियासी मजलूम बने। इलेक्शन इन्होंने कोई नहीं करवाना, इसलिए कि ये जमहूर में जाने लायक ही नहीं है। ओ भाई ये जा तो देखें जरा आवाम के अंदर, ये बगैर मैंने कहा 50-50 गाड़ियां लेकर चलते हैं, ये वो शख्स बैठे हुए हैं पार्लियामान के जो है जिन्होंने माशाल्लाह वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया एक से, जो कभी बाजार में गए नहीं है, जिनको ये नहीं पता टमाटर किस भाव बिकता है, आलू किस भाव बिकता है, प्याज किस भाव बिकता है, किस भाव बिकता है। इनको आवाम की तकालीफ का क्या पता हो कि आवाम किस खर्च से और अजियत से गुजर रहे हैं। ये ना जाए तो सही, आवाम के अंदर जाने लायक नहीं है। इनको इतनी मार पड़ेगी, इतनी ज्यादा वोटों में मार तो पड़नी है जो आवाम इनका सिया पैसे करेगी। आपकी सोच है जो कुछ मैं जरा और सवाल क्लियर कर ले। तो सुप्रीम कोर्ट ने वादे हुक्म दिया था कि हमारा 14 मई का हुक्म कायम है और इससे पीछे नहीं हटेंगे। बादियों नजर में अब इलेक्शन 14 मई को नहीं हो, क्या हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को उस सिलसिले में बड़ा फैसला फरमा सकती है? देखें एक ऐसी फैसिस्ट किस्म की डिक्टेटर, अब आप क्या तवक्को करते हैं राना सनाउल्लाह जैसे बंदे? मेरी तो आप पर एतराज है कि आप लोग उसकी तकलीफ दिखाते क्यों है, इतनी घटिया और बाजारी वो जबान इस्तेमाल करता है कि शर्म आती है कि ये हमारा वफाकी
वजीर दाखिला है जिसकी आप इतनी ओए तू निकलते सही, तू ये कर तो सही, तू तेरा क्या अशर करूं। अब ये जबान एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के बारे में ये कह रहा है कि तू निकलते सही, मैं तेरा अशर नहीं कर रहा हूँ। अब ये मतलब है, आप अंदाजा कीजिएगा, वो कहता है जो मर्जी कर लो, इलेक्शन ऐसा नहीं कराना। ये तो उसका बड़ा क्लियर है कि अगले साल पे भी जा सकता है। मतलब इस किस्म की जब आपने दिखाई है तो वो दे आर एक्चुअली आस्किंग फॉर बीइंग थ्रोन आउट ऑफ दीज प्लेसेस। ये बुनियादी तौर पर ये बिल्कुल नहीं करवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट अब जाहिर है कि करेगी। हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के पीछे और चीफ जस्टिस के पीछे इफ्तार बन के खड़े हैं और ये छेड़ के देखे हैं। ठीक है, इफ्तिखार चौधरी के सिर्फ बालों से केंदा गया था, सारी कौम ने उसके साथ खड़े होकर जब तक बहाल नहीं कराया गया था उस वक्त तक चैन नहीं ली। ये बंदा चीफ जस्टिस आवाज बहुत शुक्रिया जनाब लतीफ़ सरदार साहब, साबिक़ गवर्नर पंजाब और एक बड़ा अहम लीगल यानी माइंड भी। बड़ी साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। बात यह है कि एक तो इन्होंने ये कहा कि ये जो ज़बान आई है इस दूसरी बात ये है बड़ी साहब के काजी साहब मेरा ख्याल है एक और माहिर कानून शुएब शाहीन साहब जो आज सुप्रीम कोर्ट में बरसे भी बड़े हैं, बड़े लॉजिक दलाइल दिए। मेरा ख्याल है आप इनसे सवाल शुरू करें। थैंक यू वेरी मच शुएब शाहीन साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। तो एक तो आपकी जो मैंने लास्ट टॉक सुनी मीडिया पर, उसमें आपने इस पर इत्मीनान का इज़हार किया और उनको दोबारा भेजा गया है वहीं, और वहाँ पर मगर उनके साथ 8-10 लोग अपने भी होंगे। तो आप क्या समझते हैं कि जो एक वाक़या हुआ इनकी गिरफ्तारी का, जिस पर शदीद एतराज़ और उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला भी सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, कल उसी कोर्ट में वो पेश हो रहे हैं और ज़ाहिर है उसका फ़ैसला इनके लिए बाइंडिंग होगा। तो ये मामलात किस तरह अनफोल्ड करते नज़र आते हैं आपको? कल आप क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं? देखिए सर, पहली बात तो ये है कि ये डीवी का फैसला होगा, डिवीजन बेंच इन केसेस को सुनेगा। ये वाला स्पेशल फैसला है जो नैब के खिलाफ केस होता है, उसमें 2 जज साहिबान सुनते हैं, अकेले जस्टिस आमिर फारूक साहब नहीं सुनेंगे। दूसरी बात यह है कि जिस जज ने इस तरह फैसला किया हो उसने अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया हो, तो बेहतर ये होता है कि वो खुद रिक्यूज कर दे, वो बेंच में ना बैठे, बाकी कोई भी 2 जज साहिबान का बेंच बना दिया जाए और वो केस सुनेंगे। और तीसरी बात यह है कि इसमें जो बेल बिफोर रेस्ट होती है वो फंडामेंटल राइट होता है। वो बंदा अपने आप को सरेंडर करने के लिए आता है, वो बेल बिफोर रेस्ट एज ए मैटर ऑफ राइट उनको मिला करता है। लेकिन उसके साथ साथ जो फर्दर प्रोसीडिंग्स हैं वो फिर नोटिस होता है और उनको बुलाया जाता है और उसके बाद आर्गूमेंट्स होते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर वारंट ऑफ अरेस्ट रह सकता है। इसके अंदर 3-4 बड़ी खराबियां हैं जो वारंट ऑफ अरेस्ट इन्होंने जारी किया है। जो नैब लॉ सेक्शन 18 है वो ये कहता है कि जब इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन में तब्दील होगा तो वो इंक्वायरी रिपोर्ट मुल्जिम को दी जाएगी। वो इन्होंने नहीं दी, आज तक नहीं मिली। दूसरी बात 24 ये कहता है कि जब मुल्जिम को आप इन्वेस्टिगेशन के बाद रिपीटेड नोटिस भेजेंगे और वो आने से इनकार कर दे तो वो आप वारंट ऑफ अरेस्ट जारी करेंगे। यहाँ तो 2 दिन के अंदर अंदर उन्होंने इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील किया और साथ ही वारंट ऑफ अरेस्ट जारी कर दिया। और वो छुट्टी वाले दिन वो सारा मैनिपुलेटेड लगता है। छुट्टी वाले दिन नैब कोर्ट कौन सी खुली हुई थी और कौन सी ऐसी इमरजेंसी थी कि जिसमें छुट्टी वाले दिन दफ्तर खोल के और वो वारंट ऑफ अरेस्ट जारी करना जरूरी था। या तो बहुत ऐसी खुदा ना खास्ता इमरजेंसी और छुट्टी वाले दिन भी चेयरमैन नैब अपने दफ्तर में बैठते हैं, सारे दफ्तर वालों को बुलाते हैं और वहाँ काम करते हैं, तो अच्छी बात है, ये तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन क्या कितने वारंट ऑफ अरेस्ट उन्होंने जारी किए हैं 1 मई को? और इसी के साथ साथ ये देखा जाएगा कि कोई सिंगल नोटिस एडमिटेडली नहीं दिया इन्वेस्टिगेशन में तब्दील करने के बाद। वो तो उस लॉ की ऑन द फेस ऑफ इट वायलेशन है। फिर मेरिट ऑफ द केस की तो और बहुत सारी चीजें। मेरा नहीं ख्याल कि इस केस में कोई जान है, ये सारी बदनीयती पे मबनी था। अच्छा शायद साहब थोड़ी सी आप क्योंकि आज अदालत में मौजूद रहे, एक तो इससे जो नैब के जज साहब ने 8 दिन का रिमांड दिया लगता है वो भी फेल हो गया, 0 हो गया, एक का गिरफ्तारी ही खत्म हो गया ना जी, वो तो भी खत्म हो गई जी सर, रिवर्स कर दिया उसी पोजीशन पे जिस पोजीशन पे उस दिन वो बायोमेट्रिक के। अच्छा दूसरा आज ये बताएं कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मुझे फोन आया कि आपके घर को भी आग लगा, मैसेज आया कि आग लगा दी जाएगी। दूसरा आपने आज बड़े अच्छे आर्गूमेंट किए और क्या प्राइम मिनिस्टर साहब ने इमरान खान ने रोस्टर पर आकर क्या कहा, क्या आर्गूमेंट हुए थे?
अगर आपकी जुबानी कौम सुनना चाहती है। देखिए, पहली बात तो ये कि हमारे आर्गूमेंट्स तो तकरीबन मुकम्मल हो चुके थे कि जब उन्होंने कहा कि हम उनको रिलीज करेंगे, हम उनको बुलाते हैं, उनको डायरेक्शन दी कि वो आ जाएं। हमारे आर्गूमेंट्स तो सारे मीडिया सारे ने चलाए हैं। अब खान साहब जब आ गए तो फिर उस आने के बाद उन्होंने उनसे, कोर्ट ने उनसे एक्सपेक्ट किया कि जी आज मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं, आप लीडर हैं और आप एक स्टेट्समैनशिप का मुजाहरा करें और लोगों को तहम्मुल मिजाजी से रहने की हिदायत करें ताकि जो अमलाक हैं उनको किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुंचे, खा वो प्राइवेट है या वो सरकारी अमलाक है। तो खान साहब ने फिर आकर के बात की। उन्होंने कहा जी मैं तो बिलीव ही रूल ऑफ लॉ पे करता हूँ, मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ और इंसाफ के बगैर बात ही नहीं करता। मैंने जब भी कोई रैली निकाली और इन्होंने उसके लिए हडल क्रिएट की, मैंने कॉल ऑफ कर दी, अपनी कई रैलियां मैंने मनसूख कर दी विकास के क्लैश ना हो। फिर उन्होंने बड़ी अच्छी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा यार देखें, जिसने इलेक्शन जाना हो, इलेक्शन के लिए स्ट्रगल कर रहा हो, आपके पास आया हो, तो वो इंतशार क्यों चाहेगा? इंतशार हर वो शख्स चाहेगा, हर वो पार्टी, हर वो इदारा चाहेगा जो इलेक्शन नहीं कराना चाहता, जो इलेक्शन से भागना चाहता है। तो जो इलेक्शन में जाना चाहता है, इलेक्शन का माहौल बनाना चाहता है, इलेक्शन के लिए मुतालबा कर रहा है, वो क्यों कहेगा कि जनाब आप इंतशार पैदा करें या हमारे बंदे करें या कोई शख्स करे? तो वो उन्होंने फिर कहा कि मैं तो ब्लाइंड हूँ, मुझे क्या पता क्या हो रहा है इस मुल्क में। तो उन्होंने फिर कोर्ट ने थोड़ा बहुत बताया। उन्होंने कहा बाकी आपको वकला साहबान बता देंगे। मेरा ख्याल है बड़ा पॉजिटिव जेस्चर दिया, लेकिन सबसे बढ़कर ये कि कोर्ट ने बड़ा आज पॉजिटिव फैसला किया और उन्होंने आईन और कानून की हुक्मरानी के लिए जो सबसे बड़ी बात की, उन्होंने कहा कि कोई अदालत फैसिलिटेटर नहीं हो सकती फॉर अरेस्ट ऑफ एनी एक्यूज और एनी पर्सन। कोई भी शख्स हो, उनके बुनियादी इंसानी हुकूक की मुअत्तली अगर होगी तो कोर्ट बीच में रेस्क्यू करेगी, कोर्ट दरमियान में आएगी। और इस तरह के कई नज़ीरें और मिसालें और ऑर्डर्स कोर्ट ने बताए और हमने भी बताए कि जनाब ये नहीं हो सकता। फिर हमने उनको बताया कि भाई जो जिस नैब की बात कर रहे हैं उनका तो कोई ऑफिशियल हाई कोर्ट में मौजूद ही नहीं था। ये तो रेंजर्स जिस तरह भी आए हैं, उन्होंने किडनैप किया है, पहले उठाया है और उसके बाद जाकर के कहते हैं कि जी गिरफ्तारी होगी। ये तर्ज अमल कभी पाकिस्तान की तारीख में कभी भी नहीं हुआ जो आज हुआ है। और वो जजेस के गेट से दाखिल हुए हैं और इस तरह का जो तर्ज अमल था, बहरहाल इस बार अटैक ऑन दी हाई कोर्ट, ये अदलिया शायद मैं रोकूंगा। आपने बड़ा अहम इंकशाफ किया, जजों के गेट से उनका दाखिल होना कानूनी है। वो तो सिर्फ जज साहबान के लिए नहीं होता कि लोगों को उठाने के लिए भी होता है वो गेट। तो देखें, जहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, जहाँ जब सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देगी और उसका मजाक उड़ाया जाएगा, पूरी पार्लियामान, पूरे मिनिस्टर्स, पूरे उनके वकला, तो जब पब्लिक रियासती इदारों के ऊपर ट्रस्ट खत्म कर देती है, जब रियासती इदारों के ऊपर एक ट्रस्ट का लेवल बिल्कुल खत्म हो जाता है, लोगों को नजर आता है कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी कोई अहमियत नहीं है, यहाँ कोई जस्टिस सिस्टम, रूल ऑफ लॉ नहीं है, तो लोगों ने क्या फिर रिएक्ट करना है? और दूसरी बात ये बात मुझे बताया जाए कि किसकी इजाजत से वहाँ वो जजेस के गेट से दाखिल हुए हैं वो, और 80-90 बंदा आता है, आकर के शीशे तोड़ते हैं और मारते हैं और वकला पे तशद्दुद करते हैं, अमले पे तशद्दुद करते हैं। फिर एक और बात ऑर्डर में लिखी हुई है बड़ी अजीब, पुलिस वालों पे भी तशद्दुद किया है उन्होंने। इसका मतलब है पुलिस ने तो बाद में एक्सेप्ट कर लिया, हाँ जी हम भी शामिल थे इसको गिरफ्तारी में। वो अदालत ने अपने ऑर्डर के पैराग्राफ नंबर 13 में लिखा हुआ है कि उसने मैन हैंडलिंग की है पुलिस के साथ भी। इसका मतलब है ये पुलिस को भी नहीं पता था कि ये क्या कराने आ रहे हैं। और इसमें सबसे अहम बात, आज मैंने भी बात की है, सेक्रेटरी इंटीरियर साहब आए हैं, उनको जब बुलाया, जिनके कंट्रोल और अंडर में है वो रेंजर्स, उनको कहा जी आपको ये जो वारंट ऑफ अरेस्ट है इसकी एग्जीक्यूशन के लिए आपके पास ये पहुंचा है लेटर। उन्होंने कहा जी मुझे तो नहीं मिला अभी तक। पर जिस बंदे से आप एग्जीक्यूट करा रहे हैं उस बंदे को तो वो लेटर नहीं पहुंचा, तो फिर रेंजर्स को ऑर्डर किसने दिया था कि जाओ गिरफ्तार करके ले आओ? और फिर तरमिदुल्लाह साहब ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि भाई ये बताएं कि ये तो है आपका वारंट ऑफ अरेस्ट जिसके ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है जमान पार्क लाहौर और वह वहां रहता है, आपने इंटीरियर सेक्रेटरी को तो खत लिख दिया कि जी वारंट ऑफ अरेस्ट को एग्जीक्यूट कराएं, आपने लाहौर में जहां वो रहता है वहां के सेक्रेटरी इंटीरियर को या होम सेक्रेटरी को क्यों नहीं लेटर लिखा? एग्जीक्यूट तो वहां से होना था ना, यहाँ से तो नहीं होना था। तो उसका उनके पास कोई जवाब नहीं था।
अच्छा शोएब साहब, मैं आपका एक थोड़ी सी आसान कर देता हूँ, ये पता करें उधर सीसी कैमरा लगा हुआ था, कैसे कमरे में दाखिल हुए, सीसी कैमरे की फुटेज कौन ले गया? आपको बहुत से सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अब काजी साहब करते हैं कि जिस तरह जो आए वो कौन थे कौन, जाहिर कौन किया, और वो सीसी कैमरे की फुटेज आपको बायोमेट्रिक कमरे के बहुत से मनाजर की हकायक बता देगी। काजी साहब नहीं बड़ी साहब, आप भी मुनासिब बात कर रहे थे और बड़ी अहम, मैं तो चूँकि आपकी मैं ज़्यादा सुनना चाहूँगा शोएब साहब, ये आप जो कह रहे हैं कि सेक्रेटरी इंटीरियर को इतला ही नहीं है और एक ये इकदाम हो जाता है, और फिर ज़मान पाक का जो वारंट है उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो अदालत में हो रही है, और फिर समहाउ वी कैन नॉट डिस्कस दी जो इंटेग्रिटी ऑफ जजेस, वो तो अबव है हर चीज़ से, मगर जो फैसले में जो दानिश है या उस पर तो हम बात कर सकते हैं, तो फिर उसको लीगल भी करार दे दिया जाता है। तो ये अब आपको क्या लगता है कि ये खान साहब, यहाँ से एक पॉलिटिकल मेरा सवाल आपसे, एक तो ये कि अभी लतीफ़ खोसा साहब फरमा रहे थे कि जिस तरीके से एक धमकी आमेज मैसेज गया है जनाब चीफ जस्टिस साहब को, जिसका उन्होंने जिक्र किया, और साथ ही आज हमारी मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मफरूजियाती तौर पर बात की है, इनमें इनको दोनों को जोड़ नहीं रहा, दे माइट भी अलग अलग इवेंट्स, कि जनाब अगर जज साहब का घर जो है वो रैन सैक हो तो उस पर क्या होगा और क्या नहीं होगा, ये दो बातें हुई हैं। तो ये आप क्या समझते हैं कि कोई बेटर सेंस प्रिवेल करती नज़र आती है अब आपको, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है और चीफ जस्टिस साहब से मरियम साहिबा ने इस्तीफ़ा भी मांग लिया है कि एक मुजरिम को जो है वो छोड़ दिया गया, हालांकि मेरी अभी तक इतला है, मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, कोई वर्डिक्ट तो खान साहब के खिलाफ नहीं आई। जनाब लंबा हो गया सवाल, माफ़ी चाहता हूँ। शोएब साहब देखिए, पहली बात तो यह है कि आपने वो जो जमान पार्क वाली बात की बिल्कुल दुरुस्त की। दूसरा बात है सीसीटीवी कैमरे वहाँ मौजूद हैं और वो वीडियोस सारी की सारी अदरवाइज भी मीडिया पे अपलोड हुई हुई है, सोशल मीडिया पे अपलोड हुई हुई है, सारी चीजें वहाँ मौजूद हैं। और वहाँ आई विटनेसेस मौजूद थे, हमारे वकला जिन पे तशद्दुद किया, और वो अमला अदालत का जिनको मारा गया, जिनको तशद्दुद किया, उनकी आंखों में स्प्रे किया गया, वो सारे मौजूद हैं। और जिस अंदाज से, जिस तरीके से, आपको याद होगा 2 साल पहले अतर मिनल्ला साहब की कोर्ट पे अटैक हुआ था। अटैक तो सच मैं नहीं कहूँगा, वकला की तल्ख कलामी हुई थी चीफ जस्टिस साहब के चैम्बर के बाहर, और किसी एक शख्स ने बाहर से किसी पत्थर मारा या क्या, उसका शीशा टूट गया। वकीलों के खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे हुए, 1.5 महीना 2 महीने, और तो हमारे लेडी लॉयर समेत वो जेल में रहे, और आज तक वो दहशतगर्दी के मुकदमात का सामना कर रहे हैं। और यहाँ क्या होता है, फैसिलिटेट किया जाता है उनको, वहाँ का जो भी स्टाफ था, जो भी सिचुएशन थी, कि जाए जी जाकर पकड़ लो, इससे तो पूछने वाला ही कोई नहीं। तो मैं समझता हूँ कि जिस अंदाज से आज ये पीडीएम की जमातों के लीडरों ने 2 दिन जो पहले हरकतें की हैं और जिस तरह की स्टेटमेंट्स दी हैं, ये सारा कुछ मैनिपुलेटेड नजर आ रहा है, जिसको कहते हैं ना कुएं बदरा बहाना बेसियार। सर बात ये है कि जब आपके तमाम मुख्तदर तबके हल्के, तमाम पॉलिटिकल पार्टी डिस्क्रेडिट हो गई हैं, अगर एक शख्स अगर वाकई वो पॉपुलर लीडर है, वो फेडरेशन की अलामत है, उसको अगर हमने इस तरीके से तजलील करने की कोशिश की, उसको एलिमिनेट करने की कोशिश की, तो उसका अंजाम आप बंगाल वाली कैफियत अपने सामने रखें। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। लेकिन बात ये है, जिस अंदाज से ये प्रोसीड कर रहे हैं, इनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। मैं एक आखिरी सवाल करूंगा आपसे। सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा, कहा था कि पंजाब में इलेक्शन होंगे और सुप्रीम कोर्ट 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी 14 मई को। बादियों नजर में वो इलेक्शन नहीं हो रहे, क्या उस पर कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है या होनी चाहिए? एज ए आईनी माहिर आप क्या कहते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये जो सारी कार्रवाई की गई है, इसके पीछे भी ये वन ऑफ द एस्पेक्ट यही है। पहले ब्लैकमेल करने की कोशिश हुई कि जी आप मान जाएं कि जी अक्टूबर में ही इलेक्शन होंगे, वरना हम इलेक्शन ही नहीं कराएंगे। उसने कहा ठीक है, मैं नहीं मानता भाई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आप उसको इम्प्लीमेंट करो, या सुप्रीम कोर्ट अपना कानून और आइन अपना रास्ता लेगा। अब उससे तवज्जो हटाने के लिए ये उनके ऊपर अटैक किया गया, मामलात को इतने खराब करने की कोशिश की गई। अब मुझे ये बताएं, चीफ जस्टिस साहब या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे तो अमल दरामद करने के लिए पाकिस्तान की न फौज तैयार है, ना मिनिस्ट्री ऑफ दिफा नफरी देने को तैयार है, क्योंकि फौजी तो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, और उसके साथ साथ ना रेंजर्स आ सकती है, ना पुलिस आ सकती है, और पूरे पाकिस्तान में इंक्लूडिंग पंजाब के पीके इस्लामाबाद में फौज मंगवा ली गई इंडेफिनिट पीरियड के लिए। वो तो थी ना सिर्फ ओनली फॉर 1 डे, नॉट फॉर एनी अदर डे, सेकेंड डे भी नहीं था, एक दिन के लिए
पंजाब में सिर्फ उन्होंने डिफेंस करना था और सिक्योरिटी देनी थी। और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो कुछ इनका तर्ज अमल है वो सबके सामने है। ये जो कुछ कर रहे हैं या जो कुछ हो रहा है, मैं समझता हूँ कि ये कौम के सामने है, सब कुछ सामने है। शुएब भाई, शुएब साहब, मुझे माफ़ी चाहता हूँ, आई हैव टू टेक अ ब्रेक। वेरी वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन आपका, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ब्रेक है बड़ी साहब, ब्रेक से वापस आएंगे तो ये जो कुछ अंडरस्टैंडिंग हमें हुई है इन 2 माहिरीन की, इस हवाले से बात को आगे बढ़ाते हैं। सवाल कुछ और भी हैं। PTI को कालअदम करने की र्यूमर्स या खबरें ये क्या हैं और ये कितना अहम हो सकता है? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा बड़ी साहब, बेशुमार रहनुमाओं की गिरफ्तारियां हुई हैं। मुझे वो इकबाल का एक शेर याद आ जाता है, अल्लाह करे ठीक हो के पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर ना हक, आदमी कोई हमारा दमे तहरीर भी था, वो हमें तो कहीं नज़र नहीं आया कोई बड़ा लीडर इनका। कल जब लोग निकले हैं तो इन बेचारों को क्यों पकड़ लिए मासूम लोगों को? देखें कायद साहब, ये साबित जमशेद को मैंने देखा है, क्या नाम है वो जो चीमा साहब, ये साबित हो गया कि इस वक्त पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है जिसमें लोग जोक दर जोक आए। लेकिन कायद साहब एक बात याद रखें कि इमरान खान ने साबित कर दिया, जब आवाम आपके साथ हो आप कुछ नहीं कर सकते। ये तो ये जो हुकूमत है ना, एक मिसाल है पंजाबी की, उसका इससे कोई वास्ता नहीं। सारा पिंड मर जाए तुसी चौधरी नहीं होना। इमरान खान को अरेस्ट कर लो, असद उमर को अरेस्ट कर लो, उमर चीमे को कर लो, सारी पार्टी को कर लो, अवाम आपके साथ नहीं है तो वह कैसे इलेक्शन जीतोगे? कैसे, मुझे ये बताएं। दूसरा, कैसे जिन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के हसास अदारों पे हमला किया, उनसे गुजारिश है खुदा के वास्ते, ये फौज हमारी है, ये मुल्क हमारा है, इन पे हमले ना करें, अल्लाह का वास्ता ये काम ना, कोई भी ना ये हरकत करे। आप प्रोटेस्ट करें, किसी भी सरकारी गैर सरकारी अमला का नुकसान पहुंचाना पुरतशद्दद, आप फिर एहतजाज का हक खो देते हैं। खुदा के लिए इस मुल्क को बचाएं, इसी में मुल्क की बका और बेहतरी है। काजी साहब मुझे ये बताएं, ये तो मरियम साहिबा और दीगर लोग तो कह रहे थे इमरान खान 100 साल गया, इमरान खान को वहाँ रखेंगे, और राना सनाउल्लाह साहब ने जो ज़ुबान इस्तेमाल की, अभी लतीफ़ खोसा साहब ने कहा, क्या ऐसे साहिबान को वजारत दाखिला मिलनी चाहिए? इतना अहम मनसब। और सहाफ़ियों पे क्रैकडाउन, इमरान रियाज को गिरफ्तार, आफ्ताब इकबाल को गिरफ्तार, और भी कई सहाफ़ी टारगेट पर, और हमें पता है लिस्टें कहाँ बनी वो भी पता है। तो हमारी हुकूमत से गुजारिश है, सहाफ़ी कभी भी पार्टी नहीं होते, हमारा पर्सनल किसी जमात से कोई इंटरेस्ट नहीं। आपने 2 सहाफ़ी गिरफ्तार कर लिए और एक को आपने 2 गाड़ियाँ लगा के रोकने की कोशिश की। यकीनन आप पकड़ना चाहते तो पकड़ सकते थे, आपने धमकाया, अब ये रविश तरक करते। अब ज़ियाउल हक का दौर नहीं रहा। अब यकीनी बात है, अगर शहबाज शरीफ ने अपना नाम शहबाज ज़ियाउल हक रख लिया तो मुझे नहीं पता। खुदा के लिए सहाफ़ियों पर कदगन ना लगाएं, कंट्रोल मीडिया के ज़रिए हक़ाइक़ ना छुपाएं, सच बोलने। सब एक मैं आप और बात बता दूं जो लोगों को गलतफहमी है। कल मैं एक बंदे से कह रहा था कि मीडिया का बड़ा इफेक्टिव रोल होता है और ये होता है वो होता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में कौन सा मीडिया था? 1968-69 में कौन सा मीडिया था जब पंजाब पाकिस्तान में एक इनकलाबी लहर उठी थी? 1917 में कौन सा मीडिया था? हम हमें ओवर इम्पोर्टेंस देते हैं। और नीचे ज़मीन पे जाओ जहाँ तुम्हारा बेड़ा गर्क हुआ है, जहाँ आपको वोट देने वाला बंदा कोई नहीं मिलता। हमारी इत्तला है जुनैद सलीम पे भी ये कोई बुरी आंख रख रहे हैं, तो हम इनसे अदब एहतराम से कहते हैं, हम सहाफ़ी पार्टी नहीं, खुदारा मत छेड़ो। हमने आपके लिए, जमहूरियत के लिए, अदलिया के लिए जंग लड़ी है, जद्दोजहद की है, तो ये रविश छोड़ दो कि ये चीज़ चलानी है, ये नहीं चलानी। कादी साहब, मौजूदा हुकूमत को कब अकल आएगी? मुझे ये बताएं ना, आप तो इन्हें बहुत पुराना जानते हैं। अकल बड़ी रेयर कमोडिटी है, मगर सिर्फ ये ज़हन में रखें कि जब राना साहब पर केस हो रहा था, मुस्लिम लीग नून के या और लोगों पर जो नाजायज़ केसेस बन रहे थे, तो तब भी हम ही आपकी आवाज़ थे। हमने यहाँ पे प्रोग्राम और शोज़ किए थे कि ये यार कादी साहब, यहाँ तक के मुशर्रफ दौर में मोहतरमा अल्लाह दर्जात बुलंद करे, कुलसूम नवाज को मैं अपनी गाड़ी में एक सेफ जगह लेके गया था। और यार हमें ही मरवाने लग पड़े हो आप, क्या मिलेगा भाई? अपने फौजी मरवा रहे हो बेवकूफो, क्या मिलेगा? कहता है ना फकीरी दा मजा ही होना है।
तुम्हारी तरह लूटा नहीं हुआ माल, बैरून मुल्क खरबों रुपए नहीं बनाए, हलाल से पले हैं। माना कि आप कत्ल भी कर सकते हो, अरशद शरीफ नहीं। अच्छा बड़ी साहब, ये हम आगे बढ़ते हैं, आप करें फैसला इसके खिलाफ। यार जरा प्लीज एक्सप्लेन दिस टू मी बड़ी साहब। यार ये तो मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मेरी बहन है मरियम औरंगजेब, ये तो इतनी वादिया धमकी है, करे इसके खिलाफ किसी का घर नहीं बचेगा। अनबिलीवेबल है यार। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, काजी साहब इस मुल्क का सबसे बड़ा काजी है। यार आपने ये अल्फाज चलाए कैसे, ये फैसले चल कैसे गए, ये किस रविश को? काजी साहब इक़्तिदार में अगर अवाम की मकबूलियत नहीं रही तो क्या इस रवायात से ये हुकूमत कितनी देर खींच लेंगे? बड़ी साहब बात ये है कि ना ये मीडिया, अच्छा वो जज ठीक थे जिसने 50 रुपए के एफिडेविट पे नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने दिया। वो जज साहब ठीक थे जिन्होंने कहा इमरान नवाज शरीफ की जिंदगी की गारंटी दो। काजी साहब आप टेलीफोन में गारंटी ना निकाल। बड़ी गारंटी नहीं है, मैंने मरियम साहिबा की ट्वीट निकाली है, आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। फरमाती हैं मरियम नवाज, चीफ जस्टिस साहब को आज कौमी ख़जाने के 60 अरब हड़प करने वाले वारदातिये को मिलकर बहुत खुशी हुई, और उससे भी ज़्यादा खुशी उन्हें से इस मुजरम को रिहा करके हुई। मुल्क की अहम तरीन और असास तनसीबात पर हमलों के सबसे बड़े ज़िम्मेदार चीफ जस्टिस हैं, जो एक, मैं ये क्या पढ़ रहा हूँ बड़ी साहब, कि यानी सबसे बड़े ज़िम्मेदार असास तनसीबात पर हमलों के सबसे बड़े ज़िम्मेदार चीफ जस्टिस हैं, जो एक फितना की ढाल बने हुए हैं और मुल्क में लगी आग पर तेल छिड़क रहे हैं। आप चीफ जस्टिस का मनसब छोड़ दें और अपनी सास की तरह तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करें। काजी साहब मैं बताऊं, जिस मुल्क में चीफ जस्टिस में यार ये चेक कर लें कि क्या वाकई उनका अपना ट्विटर अकाउंट है, कोई फेक ना हो, फेक ना हो भाई, क्योंकि इतनी जिम्मेदार होती तो लाहौर हाई कोर्ट कम से कम अपना ये तलब कर लेता। नहीं काजी साहब नहीं, ये नहीं हो सकता। ये मैं सीरियसली, बनाना रिपब्लिक में भी नहीं ये ट्वीट कोई कर सकता। माइका लाल, ये आप इल्ज़ाम क्या लगा रहे हैं? उन्हें ये पता ही नहीं कि इमरान खान मुलजरम है ही नहीं। इमरान खान भी छोड़ दो, नवाज शरीफ भी छोड़ दो, आप क्या किसके रही हैं चीफ जस्टिस के बारे में, और अल्फाज क्या इस्तेमाल कर रही हैं? यार व्हाट इज दिस कि आपकी ख्वाहिश पे चीफ जस्टिस ओहदा छोड़ दे। आपकी ख्वाहिश थी कि कमर जवेद बाजवा और फैद हमीद को कर दिया जाए। ये मुल्क ख्वाहिशों से चलना है या आइन कानून के मुताबिक चलना है या इंसाफ के तराजू से चलना है? काजी साहब अगर ये इसी तरह चलना है तो इस शहर सख्त दिल को जला देना चाहिए, फिर इसकी राख को भी उड़ा देना चाहिए। बिल्कुल नहीं जलाना, और हमने इसको बचाना भी है। शेर सुनाया है, मेरे खाते क्यों पाते हो, ऐसे अगे पागल हो इतने आजकल। और पुलिस के लगड़ भगड़ आप बाद आ जाए, जो फरिश्ते बना रहे हैं। क्लोजिंग है भट्टी साहब, बात ये है कि एक इससे हमें अल्लाह निकाले, और अकल को, और ये तकब्बुर जो है और जो अना है, इससे हम निकल के मुल्क के मुस्तकबिल के लिए कुछ सोच सकें। क्योंकि जितनी हाई हैंडेडनेस हम करते हैं वो आके हमारे ऊपर ही लगती है, हमें ही उसका कोड़ा पड़ता है। तो कब सीखेंगे हम? अल्लाह में सीखने की तौफीक अता फरमाए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।